जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रीजनल प्लानिंग हमारा चल रहा था और 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी, जिसमें मैंने आपको रीजनल प्लानिंग से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन था वो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया था और इससे रिलेटेड कुछ मॉडल थे वो भी मैंने आपको समझा दिए थे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़कर रीजनल प्लानिंग से रिलेटेड जो क्रिया पद्धतियाँ हैं और जो प्रविधियाँ हैं, इन दोनों को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनल प्लानिंग की जो क्रिया पद्धति है, जो मेथडोलॉजी है उसके बारे में। क्रिया पद्धति का तात्पर्य किसी एक विषय विशेष के कार्य, विधा व सिद्धांतों से होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो रीजनल प्लानिंग है, जो प्रादेशिक नियोजन है, उसकी जो क्रिया पद्धति है उसका मतलब होता है कि किसी एक विषय विशेष के कार्य, विधा और सिद्धांत। ठीक है, देखो रीजनल प्लानिंग में क्रिया पद्धति का मतलब क्या होता है। रीजनल प्लानिंग में क्रिया पद्धति का सबसे मेन मतलब होता है कि किसी एक विषय विशेष के कार्य, विधा और सिद्धांत से। ठीक है, किसी एक विषय विशेष से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, जो भी विधा है और जो भी उससे रिलेटेड सिद्धांत है वो। प्रविधि, प्रविधि क्या होता है कि इन कार्य, विधा व सिद्धांतों को संक्रियात्मक रूप से लागू करने में प्रयोग में लाई जा रही तकनीकी अथवा प्रविधि से होता है। ठीक है, अब जो भी कार्य, विधा है, जो भी सिद्धांत हैं, जो भी कार्य है, जो भी सिद्धांत है, जो भी क्रियाएं हैं, उनको उपयोग में लाने के लिए प्रादेशिक नियोजन से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, प्रादेशिक नियोजन से रिलेटेड जो भी सिद्धांत हैं, उनको उपयोग में लाने के लिए, उनको संक्रियात्मक रूप से लागू करने के लिए जिन जिन टेक्निक का यूज किया जा रहा है, जिन जिन विधियों का यूज किया जा रहा है, उन्हें कहते हैं प्रविधि। ठीक है, तो प्रविधि और क्रिया पद्धति दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कार्य पद्धति एक सैद्धांतिक संकल्पना है। जो कार्य पद्धति है वो क्या है? एक सैद्धांतिक संकल्पना है। और प्रविधि एक विषय के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्वरूप देने की विधि को कहते हैं। अब देखो, कार्य पद्धति क्या है? एक सैद्धांतिक संकल्पना है। कार्य पद्धति क्या है? एक सैद्धांतिक संकल्पना है। प्रविधि क्या है? प्रविधि एक विषय के सिद्धांत को व्यवहारिक स्वरूप देने की विधि है। तो कार्य पद्धति एक सैद्धांतिक संकल्पना है। प्रविधि क्या है? प्रविधि एक विषय के सिद्धांत को व्यवहारिक स्वरूप देने का तरीका है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कार्य पद्धति एक सैद्धांतिक संकल्पना है। प्रविधि एक विषय के सिद्धांत को व्यवहारिक स्वरूप देने का तरीका है। एक विषय के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से लागू करना या एक विषय के सिद्धांत को व्यवहारिक स्वरूप देने के तरीके को हम क्या कहते हैं? प्रविधि कहते हैं। 1971 में चांदविक ने प्रादेशिक नियोजन की कार्य पद्धति को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास किया था। तो प्रादेशिक नियोजन की कार्य पद्धति को एक नई दिशा देने का या नई दिशा देने का जो प्रारूप है या फिर प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो 1971 में एक महोदय थे जिनका नाम था चांदविक। उनके द्वारा प्रादेशिक नियोजन की कार्य पद्धति को एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया था। उनके अनुसार इसके 4 प्रमुख चरण बताए गए थे। ठीक है, चांदविक महोदय ने जो 1971 में प्रादेशिक नियोजन की क्रिया पद्धति को जो एक नया रूप देने का प्रयास किया गया था, इसमें इन्होंने टोटल 4 चरणों की बात की थी, जिसमें सबसे पहला चरण था सिस्टम का वर्णन करना, दूसरा चरण था लक्ष्य निर्धारित करना, तीसरा चरण था सिस्टम का पर्यवेक्षण करना और चौथा चरण था अनुकूलतम तंत्र मॉडल। ठीक है, तो इसके 4 चरण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले चरण में सिस्टम का वर्णन किया गया था, दूसरे चरण में लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तीसरे चरण में सिस्टम का पर्यवेक्षण किया गया था और चौथे चरण में अनुकूलतम तंत्र मॉडल विकसित किया गया था। तो ये चारों के चारों चरण आपको बहुत अच्छे से क्लियरली तरीके से पता होने चाहिए। अब पहला चरण हम बात करते हैं कि पहला चरण है क्या। पहले चरण में हम बात कर रहे हैं सिस्टम का वर्णन करने की, जो सिस्टम है उसको डिस्क्राइब करने की, सिस्टम के वर्णन की
यह विधा सर्वप्रथम प्रादेशिक तंत्र को समझने के उद्देश्य से उसका वर्णन करने में विश्वास करती है। देखो, पहला चरण क्या होता है? पहला चरण क्या होता है? सिस्टम का वर्णन करना, कि जो भी प्रादेशिक नियोजन का सिस्टम है उसको डिस्क्राइब करना, उसका वर्णन करना। तो ये जो विधा है ये सबसे पहले प्रादेशिक तंत्र को समझने के उद्देश्य से उसका वर्णन करती है, कि जो प्रादेशिक तंत्र है उसका जो उद्देश्य है उसको समझने के उद्देश्य से उसका वर्णन करती है, कि भाई जो भी आपका सिस्टम है उसका सबसे मेन उद्देश्य क्या है, इसको समझने के लिए क्या करती है, उसका बहुत अच्छे से डिटेल से वर्णन करती है। इस प्रकार के वर्णन में प्रदेश विशेष की समस्याओं, क्षमताओं और अपेक्षाओं का विश्लेषण किया जाता है। और इसमें जो ये सिस्टम का वर्णन है, इसके अंदर प्रदेश विशेष की समस्याएं, कि जो वो प्रदेश है उसकी समस्याएं क्या क्या हैं, उसकी क्षमताएं क्या क्या हैं, उसकी अपेक्षाएं क्या क्या हैं, इन सभी का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद दूसरा चरण होता है लक्ष्य निर्धारण का। इसमें लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, कि भाई आप कोई भी काम कर रहे हो, हर काम का एक टारगेट होता है। कोई भी काम किया जाता है इस दुनिया में तो वो किसी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि चलो आप कोई काम कर रहे हो वो बिना किसी उद्देश्य को हो। ऐसा कोई भी काम नहीं है दुनिया में जिसमें कोई एक फिक्स निश्चित उद्देश्य ना हो। हम कोई भी काम करते हैं केवल एक निश्चित लक्ष्य के साथ ही करते हैं। तो जो दूसरा चरण होता है वो होता है लक्ष्यों को निर्धारित करना, लक्ष्यों को फिक्स करना, कि हमें क्या लक्ष्य प्राप्त करना है। उसके बाद होता है तीसरा चरण सिस्टम का पर्यवेक्षण करना। अब सिस्टम का पर्यवेक्षण का मतलब क्या होता है, कि जो भी आपका सिस्टम है उसको अच्छे से पर्यवेक्षित करना, उसको अच्छे से आप देखना। वर्तमान व भूतकाल के आंकड़ों के आधार पर भविष्य का अंदाजा लगाना। ठीक है, तीसरा चरण क्या है? सिस्टम का पर्यवेक्षण करना, वर्तमान व भूतकाल के आधार पर भविष्य का अंदाजा लगाना। ठीक है ना, वर्तमान और भूतकाल के आधार पर, वर्तमान और भूतकाल के आंकड़ों के आधार पर भविष्य का अंदाजा लगाना। इस प्रकार के पूर्वानुमान में दो प्रमुख चरण होते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार का पूर्वानुमान होता है इसमें दो सबसे मेन चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहला चरण होता है, जो पहला उपचरण है वो है वर्तमान तंत्र का प्रक्षेप पथ तैयार किया जाता है। दूसरा उपचरण है भावी समस्याओं की मॉडल तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो चरण है जो सिस्टम का पर्यवेक्षण किया जाता है, इसमें वर्तमान व भूतकाल के आंकड़ों के आधार पर भविष्य का अंदाजा लगाया जाता है। इस प्रकार के पूर्वानुमान में दो प्रमुख उपचरण होते हैं। पहला उपचरण वर्तमान तंत्र का प्रक्षेप पथ तैयार करता है और दूसरा उपचरण भावी संभावनाओं के मॉडल तैयार करता है। उसके बाद चौथा चरण आता है जिसको हम अनुकूलतम तंत्र मॉडल कहते हैं। प्रत्येक प्रकार्य अपने अनुकूलतम स्थान पर स्थित होते हैं। चौथा चरण क्या है? अनुकूलतम तंत्र मॉडल है, कि प्रत्येक प्रकार्य अपने अनुकूलतम स्थान पर स्थित होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं संयोगी जनन विधि। नियोजक को अधिकतम विचारों व संभावनाओं के जनन हेतु पूरी स्वतंत्रता होती है। यहाँ पर ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, संयोगी जनन विधि नियोजक को अधिकतम विचारों एवं संभावनाओं के जनन हेतु पूरी स्वतंत्रता होती है। जो संयोगी जनन विधि है इसमें नियोजकों को अधिकतम विचारों के लिए अधिकतम संभावनाओं के जनन हेतु, अधिकतम संभावना या अधिकतम विचारों को पैदा करने हेतु पूरी पूरी बिल्कुल कंप्लीटली स्वतंत्रता होती है। उसके बाद होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। मस्तिष्क का खुला रूप, मस्तिष्क का खुले रूप से प्रयोग करके अधिकतम विचारों व संभावनाओं को परखा जाए। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में क्या होता है कि दिमाग को बिल्कुल अच्छे से खुला रखकर और उसके अच्छे से कोई भी विधि है, कोई भी तरीका है, कोई भी संभावना है, कोई भी विचारों है, उन विचारों को बहुत अच्छे से परखा जाता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में क्या होता है कि मस्तिष्क को बिल्कुल अच्छे से खुला रखकर, ठीक है, और मस्तिष्क का बिल्कुल अच्छे से उपयोग करके, मस्तिष्क को खुला रखने से मतलब क्या है? मस्तिष्क को खुला रखने से मतलब है कि मस्तिष्क का आप कंप्लीटली यूज कर रहे हो, मस्तिष्क का आप कंप्लीटली यूज कर रहे हो, तो मस्तिष्क का खुले रूप से प्रयोग करके अधिकतम विचारों व संभावनाओं को परखने का काम किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं विश्लेषणात्मक प्रविधियों के बारे में। जो रीजनल प्लानिंग है
उसकी जो विश्लेषणात्मक प्रविधियां हैं वो कौन कौन सी है, जैसे पूर्वानुमान की प्रविधि है, जनसंख्या पूर्वानुमान की प्रविधि है, श्रम शक्ति पूर्वानुमान की विधि है, उद्योग स्थानीकरण विश्लेषण की विधि है, आर्थिक आधार विश्लेषण की विधि है, प्रादेशिक गुणक विश्लेषण की विधि है, निवेश निर्गत विश्लेषण की विधि है, सामाजिक लेखा जोखा की विधि है, सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण की विधि है, मॉडल तैयार करने की विधि है, गुरुत्व मॉडल की विधि है, मॉनिटरन की विधि है। तो ये सारी विधियां हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए प्यारे साथियों कि विश्लेषणात्मक प्रविधियों में कौन कौन सी विधियां शामिल हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रादेशिक नियोजन की विश्लेषणात्मक प्रविधियों में कौन कौन सी विधियों को शामिल किया जाता है, तो उसमें पूर्वानुमान की प्रविधि है, जनसंख्या पूर्वानुमान है, श्रम शक्ति पूर्वानुमान है, उद्योग स्थानीकरण विश्लेषण है, आर्थिक आधार विश्लेषण है, प्रादेशिक गुणक विश्लेषण है, निवेश निर्गत विश्लेषण है, सामाजिक लेखा जोखा विश्लेषण है, सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण है, मॉडल तैयार करना है, गुरुत्व मॉडल है और मॉनिटरन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, हम आगे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम जनसंख्या पूर्वानुमान के बारे में पढ़ते हैं कि जनसंख्या पूर्वानुमान में होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। अब देखो, प्रादेशिक नियोजकों ने जनसंख्या पूर्वानुमान के लिए बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा कि प्रादेशिक नियोजकों ने जनसंख्या पूर्वानुमान हेतु कई विधियों का प्रयोग किया था, जिसमें सबसे पहले आ जाता है रेखा चित्र विधा, जिसको हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। दूसरा आ जाता है अनुपात व बंटवारा या विभाजन विधा। तीसरा आ जाता है प्रवास व प्राकृतिक वृद्धि विधा। चौथा आ जाता है साधारण बहिर्वेशन विधा। पांचवा आ जाता है कोहाट अतिजीवन। ठीक है, तो ये सारी विधाएं आपको पता होनी चाहिए प्यारे साथियों कि प्रादेशिक नियोजकों ने जनसंख्या पूर्वानुमान हेतु कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया था। रेखा चित्र विधा बोल दो, अनुपात व बंटवारा विभाजन विधा है। तीसरी आ जाती है प्रवास व प्राकृतिक वृद्धि विधा। चौथी आ जाती है साधारण बहिर्वेशन विधा और पांचवी आ जाती है कोहाट अतिजीवन विधा। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं और आगे हम चलते हैं आर्थिक आधार विश्लेषण के ऊपर। ठीक है, यह आर्थिक भूगोल शाखा में प्रयोग किए जा रहे मूल अमूल्य अनुपात सिद्धांत पर आधारित होता है। तो जो आर्थिक आधार विश्लेषण है, यह आर्थिक भूगोल शाखा में प्रयोग किए जा रहे मूल अमूल्य अनुपात सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं निवेश निर्गत विश्लेषण, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। यह राष्ट्रीय, राज्य व प्रादेशिक स्तर पर कहीं भी लागू किया जा सकता है। ठीक है ना, जो निवेश निर्गत विश्लेषण मॉडल है, जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस सिस्टम है, यह राष्ट्रीय, राज्य व प्रादेशिक स्तर पर कहीं पर भी इसको लागू किया जा सकता है। जो निवेश निर्गत विश्लेषण मॉडल है, जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस सिस्टम है, इसके प्रतिपादक कौन है? ये क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे साथियों कि इनपुट आउटपुट एनालिसिस मॉडल के प्रतिपादक कौन है? डब्ल्यू लियोन टिपमॉड है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनपुट आउटपुट एनालिसिस सिस्टम मॉडल के जो प्रतिपादक है, फाउंडर है, वो कौन है? तो वो है डब्ल्यू लियोन टिपमॉड है। तो डब्ल्यू लियोन टिपमॉड है, वो इनपुट आउटपुट एनालिसिस सिस्टम के प्रतिपादक हैं। इस मॉडल के अंतर्गत निवेश निर्गत तालिका तैयार की जाती है और जो ये इनपुट आउटपुट एनालिसिस मॉडल है, इसमें निवेश निर्गत तालिका तैयार की जाती है, जिसके द्वारा आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में अंतर संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद आता है सामाजिक लेखा जोखा, राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तर की सामान्य प्रति व्यक्ति आय की भी तुलना की जाए। ठीक है, सामाजिक लेखा जोखा में क्या होती है कि इसमें राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर सामान्य प्रति व्यक्ति आय की तुलना की जाती है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय क्या है और प्रादेशिक स्तर पर प्रति व्यक्ति आय क्या है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, इन दोनों के बीच तुलना की जाती है। उसके बाद भी आता है सामाजिक विश्लेषण, जिसको हम सोशल एरिया एनालिसिस बोलते हैं। देखो, सामाजिक विश्लेषण के प्रतिपादक हैं ई सेवकी महोदय। ठीक है, जो सोशल एरिया एनालिसिस है, सोशल एरिया एनालिसिस के प्रतिपादक कौन है? ई सेवकी महोदय इसके प्रतिपादक हैं। इस प्रकार के विश्लेषण प्रादेशिक नियोजन में कम और नगरीय संरचना को समझने के लिए अधिक किए जाते हैं।
ठीक है। जो सामाजिक विश्लेषण मॉडल है ये प्रादेशिक नियोजन को समझने के लिए कम और नगरीय संरचना को समझने के लिए अधिक उपयोग किया जाता है इसका। उसके बाद में हम बात करते हैं मॉडल तैयार करना। ठीक है, मॉडल बिल्डिंग के बारे में हम बात करते हैं कि मॉडल किस तरीके से तैयार किया जाता है। 1970 में विल्सन ने प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में मॉडलों को दो प्रकारों की भूमिका बताई थी। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मॉडल तैयार करना, मॉडल बिल्डिंग। 1970 में विल्सन ने प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में मॉडलों को दो प्रकारों की भूमिका के बारे में बताया था। तो 1970 में एक महोदय थे जिनका नाम था विल्सन। तो 1970 में विल्सन महोदय ने प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में मॉडलों के दो प्रकार की भूमिका के बारे में बताया था उन्होंने। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि 1970 में विल्सन महोदय ने प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में मॉडलों के जो भूमिका थी उसके बारे में दो महत्वपूर्ण बातें बताई थी, या दो महत्वपूर्ण भूमिका बताई थी मॉडलों की, जिसमें पहली सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी कि मॉडलों द्वारा प्रदेशों व नगरों को भली भांति समझने में मदद मिलती है। मॉडलों के द्वारा प्रदेशों और नगरों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने में मदद मिलती है। मॉडल द्वारा अनेक नगरीय व प्रादेशिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायता मिलती है। देखो, अब मैं एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ कि 1970 में विल्सन महोदय ने मॉडलों के दो सबसे बड़े फायदे बताए थे। मॉडलों से होने वाले दो सबसे बड़े फायदे बताए थे 1970 में विल्सन महोदय ने, जिसमें पहला सबसे बड़ा फायदा था कि मॉडलों के द्वारा हम नगरों और प्रदेशों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और दूसरा बताया था कि मॉडलों के द्वारा अनेक नगरीय व प्रादेशिक समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे से ढूंढा जा सकता है। मॉडल तैयार करने में चार महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होता है, जिसमें सबसे पहली बात होती है कि मॉडल किस उद्देश्य की आपूर्ति हेतु तैयार किया जा रहा है। जब कोई भी मॉडल तैयार किया जाता है तो मॉडल तैयार करते समय चार सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनको स्पेशली तरीके से ध्यान में रखा जाता है, जिसमें सबसे पहली बात होती है कि आप जो मॉडल तैयार कर रहे हो वो मॉडल तैयार करने का उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए मॉडल तैयार कर रहे हो। उसके बाद दूसरा होता है जिस तंत्र पर मॉडल आधारित है उस तंत्र के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं, कि भाई आप जो मॉडल तैयार कर रहे हो, आपका जो मॉडल है वो जिस मॉडल तंत्र पर आधारित है, या आपका तंत्र जिस मॉडल पर आधारित है उस तंत्र के जो बाकी के घटक हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरा, मॉडल को किस सामयिक स्केल के लिए तैयार किया जा रहा है, आप जो मॉडल तैयार कर रहे हो वो कौन से स्केल के लिए तैयार किया जा रहा है। और चौथा है पूर्वानुमान प्रविधि में निपुण होना होगा ताकि मॉडल बनाने में कोई समस्या न आए। ठीक है, जो भी आप मॉडल बना रहे हो उसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए। सपोज दैट आप मॉडल तैयार कर रहे हो और मॉडल बनाने का आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप बहुत अच्छा मॉडल नहीं तैयार कर पाओगे। और यदि आप मॉडल बनाने में बिल्कुल निपुण हैं, आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा नॉलेज आपके अंदर मॉडल तैयार करने का, तो आप 100% बहुत ही सही ढंग का मॉडल तैयार कर पाएंगे। तो ये थे मॉडल तैयार करते समय चार महत्वपूर्ण बातें जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मॉडल बनाते समय ये जो चार बातें हैं इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली है मॉडल किस उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है, मॉडल किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार किया जा रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मॉडल या फिर जो आप तंत्र, जिस सिस्टम का आप मॉडल बना रहे हो उस सिस्टम के अन्य घटक कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मॉडल को किस सामयिक स्केल के लिए तैयार कर रहे हो आप, ये आपको पता होना चाहिए। मॉडल बनाने से पहले आपको उस मॉडल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए, आप बिल्कुल उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए, जिससे कि आप मॉडल को बहुत ही भली भांति पूर्वक बना सकें। स्केल का सिद्धांत मॉडल बनाने की प्रक्रिया का केंद्र होता है, ध्यान रखना। जो स्केल का सिद्धांत है ना वो मॉडल बनाने की प्रक्रिया का सबसे सेंटर पॉइंट होता है। क्या होता है? सबसे केंद्र स्थान होता है मॉडल बनाने का। तो मॉडल या सिद्धांत, ठीक है, स्केल का जो सिद्धांत है, ध्यान रखना, स्केल का सिद्धांत मॉडल बनाने की प्रक्रिया का केंद्र होता है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्केल का सिद्धांत मॉडल बनाने की प्रक्रिया का केंद्र होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे प्यारे साथियों, जनसंख्या प्रवास विश्लेषण हेतु मॉडल। ठीक है, जनसंख्या प्रवास का विश्लेषण, प्रवास का मतलब क्या होता है? प्रवास का मतलब होता है माइग्रेशन।
प्रवास को इंग्लिश में माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन में इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दोनों इंक्लूड होते हैं, मतलब आवागमन। ठीक है, जैसे प्रवास का मतलब क्या होता है? आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हो, दूसरे स्थान से कोई किधर जा रहा है, तो ये जो आपका आवागमन होता है, आप किसी भी उद्देश्य से आवागमन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग रोजगार के मकसद से आवागमन करते हैं। ठीक है, रोजगार के लिए वो कहीं पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग दूर जाकर वैसे रहने लग जाते हैं। आप किसी भी काम के टारगेट से, किसी भी मकसद से आप जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो, तो वो क्या होता है? आवागमन होता है। और प्रवास भी बिल्कुल ठीक इसी तरीके से होता है। जैसे आप रोजगार के लिए प्रवास करते हैं, ठीक है ना, आपके गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रोजगार के चक्कर में अपने घर से 100 किलोमीटर दूर बैठकर काम कर रहे हैं, तो वो क्या कर गए? प्रवास कर गए। ठीक है, कुछ लोग परमानेंटली प्रवास कर जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होंगे आपके गांव के जो पहले आपके गांव में रहते थे, लेकिन अब वो वहीं पर रह रहे हैं जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, वो भी प्रवास करके चले गए। तो जनसंख्या का जो ये प्रवास है, जनसंख्या का जो ये ट्रांसफ़र होना है, इससे संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। अलग अलग विद्वानों ने सिद्धांत दिया था, तो उन सिद्धांतों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जनसंख्या प्रवास के विश्लेषण से संबंधित जो जनसंख्या का ये जो प्रवास का तरीका है, इसका अध्ययन करने के लिए कुछ विद्वानों ने सिद्धांत दिया। जैसे गुरुत्व मॉडल WJ रॉयली मोधे ने दिया था, न्यूनतम परिश्रम मॉडल जॉर्ज के जिफ ने दिया था, प्रतियोगी प्रवासी मॉडल स्टोफर मोदे ने दिया था, स्थानिक अंतर प्रक्रिया मॉडल हैगर स्ट्रैंड ने दिया था, स्थानिक उपयोगिता तथा क्रियात्मक स्पेस मॉडल जूलियन वॉलपॉट ने दिया था, ग्राम से नगर प्रवास मॉडल मोबो गुंजे ने दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों। यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से मॉडल जनसंख्या प्रवास का विश्लेषण करते हैं, या क्वेश्चन बन सकता है कि जनसंख्या प्रवास से संबंधित कौन कौन से मॉडल है। तो जनसंख्या प्रवास से संबंधित गुरुत्व मॉडल WJ रॉयली ने दिया था, न्यूनतम प्रवास मॉडल जिफ ने दिया है, प्रतियोगी प्रवासी मॉडल स्टोफर ने दिया है, स्थानिक अंतर प्रक्रिया मॉडल हैगरस्टैंड ने दिया है, स्थानिक उपयोगिता या क्रियात्मक स्पेस मॉडल जूलियन वॉलपॉट ने दिया है, ग्राम से नगर प्रवास मॉडल मोबो गुंजे ने दिया है। तो इन सभी का आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए भाई साहब। ठीक है, तो इन सभी का आपको पता होना चाहिए कि ये मॉडल किससे किससे संबंधित है और किसके द्वारा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये आपस में क्रॉस मैचिंग भी करवा लेगा। मिलान का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से डायरेक्टली। तो इन सब का आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, इन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं जस्ट आगे, अब हम एक एक करके इन मॉडलों को पढ़ते हैं। गुरुत्व मॉडल क्या होता है, इन सभी को हम एक एक करके पढ़ते हैं। अब यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर जो ये गुरुत्व मॉडल है, जो ग्रेविटी मॉडल है, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। गुरुत्व मॉडल या जो ग्रेविटी मॉडल है वो बात क्या करता है, सबसे पहले इसको ध्यान से समझना। किसी एक आर्थिक शक्ति का किसी स्थान विशेष पर प्रभाव उस शक्ति के साइज से धनात्मक अनुपाती होता है और दो स्थानों प्रभावित तथा वह जहाँ से ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रही है के बीच की दूरी से नकारात्मक अनुपाती होता है। अब देखो यहाँ पर धनात्मक अनुपाती का मतलब और नकारात्मक अनुपाती का मतलब क्या होता है। धनात्मक अनुपाती को आप समानुपाती कह सकते हैं, ठीक है, समानुपाती। और जो नकारात्मक अनुपाती है उसको आप व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लाइन का मतलब समझो, दोनों तरीके से आपको याद रखना है। धनात्मक अनुपाती शब्द की जगह आप सकारात्मक शब्द भी याद कर लो और नकारात्मक अनुपाती शब्द की जगह पर आप व्युत्क्रमानुपाती शब्द भी याद कर लो। अब डेफिनेशन क्या बनती है, गुरुत्व मॉडल क्या बोल रहे हैं। गुरुत्व मॉडल बोलता है कि किसी एक आर्थिक शक्ति का किसी स्थान विशेष पर प्रभाव उस शक्ति के आकार के समानुपाती होता है और दो स्थानों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि उस शक्ति के आकार के धनात्मक अनुपाती होता है और दो स्थानों के बीच की दूरी के नकारात्मक अनुपाती होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कैसे बनता है यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ। डायरेक्टली ये स्टेटमेंट देगा और अब पूछ लेगा कि ये किसने कहा था,
तो ये किसने कहा था? गुरुत्व मॉडल के प्रतिपादक ने। अब गुरुत्व मॉडल के प्रतिपादक कौन थे? बार बार नहीं बताऊंगा, मैं अभी बता चुका हूं आपको ये बात। गुरुत्व मॉडल दो परिकल्पनाओं की सत्यता परखता है। गुरुत्व मॉडल है जो दो परिकल्पनाओं की सत्यता को परखने की कोशिश करता है। पहला, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक केंद्र से निर्यात किए जा रहे माल तथा सेवाओं की मात्रा में कमी आती जाती है। जो गुरुत्व मॉडल है वो बात करता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे एक केंद्र से निर्यात की जा रहे माल तथा सेवाओं की मात्रा कम होती जाएगी। ठीक है ना? जैसे जैसे निर्यात की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे निर्यात होने वाले माल की मात्रा में कमी होती जाएगी। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये स्थान आपका, ठीक है, आप अपनी फसल को बेचते हो, तो आपकी फसल ज़्यादातर कहाँ बिकती है? आपकी आसपास की मंडियों में बिकती है। आपके गांव में या आपके आसपास के एरिया में कुछ ही लोग होंगे जो अपने सामान को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं, कुछ ही लोग। ठीक है ना? कभी आपने ये सुना है कि आपके गांव से कोई 1000 किलोमीटर दूर गेहूं बेचने के लिए गया? नहीं जाता वो। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, निर्यात होने वाले सामान की मात्रा कम होती जाती है। दूसरी सत्यता क्या परखता है कि निर्यात की राशि का बंदरगाह के आकार के साथ धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, आकार बड़ा होगा तो निर्यात भी अधिक होगा। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि यदि बंदरगाह का आकार बड़ा होगा तो निर्यात किए जाने वाले माल की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, तो जब मात्रा ही अधिक होगी तो उससे राशि भी ज़्यादा ही प्राप्त होगी। WJ रॉयली, जॉर्ज के जिफ व स्टुअर्ट ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञानों में प्रचलित न्यूनतम गुरुत्व आकर्षण मॉडल से प्रेरित होकर जनसंख्या व माल व सेवाओं के प्रवाह हेतु गुरुत्व मॉडल की संकल्पना दी थी। ठीक है, तो गुरुत्व मॉडल जो जनसंख्या व माल व सेवाओं के प्रवाह हेतु जो गुरुत्व मॉडल है, रॉयली, जिफ और स्टुअर्ट तीनों के तीनों इससे किसी ना किसी तरीके से संबंधित है। बाय WJ रॉयली, इन्होंने तो प्रतिपादन किया था गुरुत्व मॉडल का, लेकिन जो जॉर्ज के जिफ और स्टुअर्ट मॉडल ये भी इससे पैरेलल तरीके से क्या है, संबंधित हैं। 1929 में WJ रॉयली ने शायद सर्वप्रथम परचून व्यापार गुरुत्व आकर्षण सिद्धांत की संकल्पना न्यूटन के सिद्धांत के आधार पर की थी। अब देख लो, बहुत गजब का क्वेश्चन है और यहाँ से भाई बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन बन चुका है कि परचून व्यापार गुरुत्व आकर्षण सिद्धांत की संकल्पना किसने दी थी? तो परचून व्यापार गुरुत्व आकर्षण सिद्धांत की संकल्पना 1929 में WJ रॉयली ने दी थी। और WJ रॉयली की जो परचून व्यापार गुरुत्व आकर्षण सिद्धांत की संकल्पना है वो न्यूटन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रादेशिक स्पेस के आकार का मापन अक्सर निम्न 4 तथ्यों के आधार पर किया जाता है। जो प्रादेशिक स्पेस है उसके आकार का जो मापन किया जाता है वो कुछ ये 4 फैक्टर हैं, ये कुछ 4 तथ्य हैं जिनके आधार पर किया जाता है। जिसमें सबसे पहला होता है विशिष्ट सुविधाओं में कुल निवेश, दूसरा परिवारों की संख्या, तीसरा रोजगार के अवसरों की संख्या और चौथा सकल प्रादेशिक उत्पादन। तो ये चारों की चारों बातें आपको याद होनी चाहिए कि प्रादेशिक स्पेस के आकार का मापन अक्सर निम्न 4 तथ्यों के आधार पर किया जाता है। जिसमें पहला विशिष्ट सुविधाओं में कुल निवेश है, दूसरा परिवारों की संख्या है, तीसरा रोजगार के अवसरों की संख्या है और चौथा सकल प्रादेशिक उत्पादन है। दूरी को भी विभिन्न ढंग से मापा जा सकता है। ठीक है, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको भी अलग अलग तरीके से मापन किया जा सकता है। जैसे भौतिक दूरी हो गई, सामयिक दूरी हो गई, परिवहन पर व्यय दूरी हो गई। ठीक है, तो दूरी को भी अलग अलग तरीक़ों से मापा जा सकता है, भौतिक दूरी, सामयिक दूरी या परिवहन पर व्यय दूरी से। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रक्रियात्मक प्रविधियों के बारे में। ठीक है, अब प्रक्रियात्मक जो प्रविधियां हैं उनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रक्रियात्मक प्रविधियां क्या होती हैं। जिन प्रविधियों का प्रयोग करके एक नियोजक परियोजना विशेष का चयन कर पाता है उसे हम प्रक्रियात्मक प्रविधि कहते हैं। प्रक्रियात्मक प्रविधि होती क्या है, मैं ये आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। जिन प्रविधियों के माध्यम से, प्रविधि क्या होती है ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था आज की क्लास में ही। प्रविधि का प्रयोग करके एक नियोजक परियोजना विशेष का चयन करता है कि जिन प्रविधियों का प्रयोग करके एक नियोजक परियोजना विशेष का चयन करता है उसे हम प्रक्रियात्मक प्रविधि की संज्ञा देते हैं। विभिन्न प्रक्रियात्मक प्रविधियां,
अलग अलग प्रकार के प्रक्रियात्मक परिविधियाँ हैं, जैसे तुलनात्मक मूल्य विश्लेषण है, दहलीज स्थिति विश्लेषण है, कीमत लाभांश विश्लेषण है, ध्येय आपूर्ति आवव्यूह है। तो ये चारों के चारों आपको पता होना चाहिए कि प्रक्रियात्मक परिविधियाँ कौन कौन सी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, टोटल 4 प्रकार के प्रक्रियात्मक परिविधियाँ हैं। सबसे पहले तुलनात्मक मूल्य विश्लेषण है, दूसरा दहलीज स्थिति विश्लेषण है, तीसरा कीमत लाभांश विश्लेषण है और चौथा ध्येय प्राप्ति आवव्यूह है। तो ये सारी की सारी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं विश्लेषणात्मक तथा प्रक्रियात्मक परिविधि दोनों में संयुक्त विधि। ठीक है, कुछ ऐसी विधियां हैं जिनका प्रयोग विश्लेषणात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों में किया जाता है। ठीक है ना, कुछ ऐसी परिविधियां हैं जिनका प्रयोग हम विश्लेषणात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों में संयुक्त रूप से करते हैं, जैसे पूर्वानुमान विधि है और मॉनिटरन परिविधि है। तो मॉनिटरन परिविधि और पूर्वानुमान परिविधि ये दो ऐसी विधियां हैं जिनका हम संयुक्त रूप से विश्लेषणात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन बनेगा प्यारे साथियों, यहाँ से ध्यान रखना, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बनेगा। देखो, प्रक्रियात्मक परिविधि कौन कौन सी है? तुलनात्मक मूल्य विश्लेषण विधि, दहलीज स्थिति विश्लेषण विधि, कीमत लाभांश विश्लेषण और ध्येय आपूर्ति आवव्यूह। विश्लेषणात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों में संयुक्त रूप से प्रयुक्त होने वाली विधियां कौन कौन सी हैं? पूर्वानुमान परिविधि है और मॉनिटरन परिविधि है। अब हम आगे बात करते हैं प्रदेश तथा इसका विकास, कि एक प्रदेश क्या होता है और प्रदेश का विकास किस तरीके से होता है। यहाँ पर हम सबसे मेनली किस पर बात करते हैं कि प्रदेश क्या होता है, व्हाट इज रीजन, और इसका विकास किस तरीके से होता है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है इसका विकास। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्र। एक द्विभुजीय भौगोलिक इकाई होती है जिसकी सीमाएं प्रशासनिक तथा राजनीतिक तौर पर निर्धारित की जाती हैं। प्रदेश क्या होता है? एक द्विभुजीय भौगोलिक इकाई होती है। क्या होता है? द्विभुजीय भौगोलिक इकाई होती है और इसकी जो सीमाएं हैं वो प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर निर्धारित होती हैं। दूसरा होता है स्पेस। एक सीमित असीमित रूपेण त्रिभुजीय इकाई होती है। जो स्पेस होता है ना, वो सीमित भी हो सकता है और असीमित भी हो सकता है, और एक त्रिभुजीय इकाई होती है ये। दिक्काल सातत्यांक के संदर्भ में एक गतिशील इकाई माना गया है। ठीक है, स्पेस को दिक्काल सातत्यांक के संदर्भ में एक गतिशील इकाई माना गया है। प्रदेश सर्वप्रथम संकल्पना का प्रतिपादन एरिस्टोटल द्वारा किया गया था। ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, प्रदेश की संकल्पना का सबसे पहले प्रतिपादन एरिस्टोटल के द्वारा किया गया था और एरिस्टोटल ने इसकी व्याख्या की थी कि विश्व तथा ब्रह्मांड में एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में। तो प्रदेश की संकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? प्रदेश की संकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले एरिस्टोटल के द्वारा किया गया और विश्व और ब्रह्मांड में एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में इसकी व्याख्या की गई। एरिस्टोटल ने ब्रह्मांड की संकल्पना दो प्रकार के प्रदेशों में की थी। ठीक है, यह बात ध्यान रखना प्यारे साथियों। एरिस्टोटल ने ब्रह्मांड की संकल्पना को दो प्रकार के प्रदेशों में की थी। ठीक है ना, एरिस्टोटल ने ब्रह्मांड की संकल्पना दो प्रकार के प्रदेशों में की थी। प्रथम सबल्यूनर प्रदेश, मनुष्य सहित पृथ्वी वायुमंडल आदि को संयुक्त किया गया। दूसरा होता है सुप्राल्यूनर, ईथर के रूप में असीमित माना गया। तो केवल इतना रखना ध्यान कि जो सबल्यूनर प्रदेश है इसमें मनुष्य, पृथ्वी, वायुमंडल इन सभी को इंक्लूड किया जाता है। इसमें पृथ्वी, मानव और वायुमंडल इन सभी को शामिल किया जाता है। और जो सुप्राल्यूनर होता है ये बिल्कुल असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। इसमें सब कुछ को शामिल किया जाता है। इसके अलावा टोटल 4 प्रकार के प्रदेश होते हैं, इनके बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहला होता है भौतिक प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश। इसके बारे में आपको समझाना ज़्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि भौतिक प्रदेश आप समझते हो, प्राकृतिक प्रदेश भी समझते हो, जो नेचुरल है, फिजिकल नेचुरल बात एक ही है। परंपरागत सामाजिक आर्थिक प्रदेश, एक या एक से अधिक नगर स्थित होते हैं। इसमें जो परंपरागत सामाजिक आर्थिक प्रदेश होता है इसमें एक या एक से अधिक नगर स्थित होते हैं। खनन एवं विनिर्माण को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो परंपरागत सामाजिक आर्थिक प्रदेश होते हैं इसमें एक या एक से अधिक नगर स्थित होते हैं
औद्योगिक प्रदेश, इसमें खनन और विनिर्माण को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। चौथा आ जाता है व्यापार एवं महानगर आधारित प्रदेश। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि प्रदेश टोटल 4 प्रकार के हुए। पहला भौतिक या प्राकृतिक प्रदेश, दूसरा हो गया परंपरागत सामाजिक आर्थिक प्रदेश जिसमें एक या एक से अधिक नगर शामिल होते हैं। तीसरा हो जाता है औद्योगिक प्रदेश जिसमें हम खनन और विनिर्माण को शामिल करते हैं, खनन और विनिर्माण को महत्व दिया जाता है इसमें। और चौथा हो जाता है हमारा व्यापार एवं महानगर आधारित प्रदेश। टेलर महोदय के अनुसार नियोजन प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि अपने आसपास के क्षेत्रों से बहुत भिन्न होते हुए भी उससे जुड़ा हुआ होता है। टेलर महोदय के अनुसार नियोजन प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि अपने आसपास के क्षेत्रों से बहुत अलग होता है, फिर भी वो उनके साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है मेरे प्यारे लाडलो, कि टेलर महोदय के अनुसार नियोजन प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि अपने आसपास के क्षेत्रों से बहुत अलग होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आसपास के उन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, नियोजन प्रदेश की विशेषताएं, जो नियोजन प्रदेश होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता, एक सीमित क्षेत्रफल होता है उनका, सीमाओं का लचीलापन होता है। ठीक है, सीमाओं में लचीलापन होता है। लचीलापन का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, कि वो किसी भी तरीके से मुड़ तुड़ सकती हैं। सीमाएं फिक्स नहीं है कि भाई वहाँ पर है तो वहाँ पर है ही, आप उनको मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे ये है कोई प्रदेश, तो ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज यही रहेगा। हो सकता है थोड़े दिन बाद में ये प्रदेश इस तरीके का बन गया, हो सकता है कुछ दिन बाद ये प्रदेश केवल इतना ही रह गया। तो प्रदेश का आकार में बदलाव किस वजह से हो रहा है? प्रदेश के आकार में बदलाव कब हुआ? जब उसकी सीमाओं में लचीलापन का गुण हुआ। यदि लचीलापन नहीं होता सीमाओं में तो प्रदेश ऑलवेज एक निश्चित आकार का ही रहता। उसके बाद अविच्छिन्नित आकार। अविच्छिन्नित आकार का मतलब है कि एक फिक्स शेप का नहीं है वो। ठीक है ना, इस तरीके का, मतलब जो आप कोई भी प्रदेश देखो, प्रदेश आपको बिल्कुल फिक्स इस तरीके का कभी नहीं मिलेगा ना, कभी प्रदेश आपको कभी इस तरीके का मिलेगा। प्रदेश किस तरीके का होता है, जैसे इस तरीके का होता है, उसकी जो बाउंड्री होती है ना वो बिल्कुल एक सीधी लाइन की तरह नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें अविच्छिन्नता का गुण होता है। ठीक है ना, किसका गुण होता है? अविच्छिन्नता का गुण होता है। प्राकृतिक संसर्जन होता है उसमें, जीवन पोषण से क्षमता होती है, सामाजिक अनुरूपता होती है, कार्यात्मक एकता होती है, समस्याओं की एकरूपता होती है, प्रादेशिक सचेतना होती है, प्रशासनिक सुविधाओं और सहूलियत होती है। ठीक है, तो नियोजन प्रदेश की ये कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत में दामोदर घाटी प्रदेश एक अंतर्राज्यीय प्रदेश का उदाहरण है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो दामोदर घाटी प्रदेश है वो अंतर्राज्यीय प्रदेश का उदाहरण है। क्वेश्चन बनेगा ये कि दामोदर घाटी प्रदेश किसका उदाहरण है? अंतर्राज्यीय प्रदेश का उदाहरण है। अमेरिका में टेनेसी घाटी भी अंतर्राज्यीय प्रदेश का उदाहरण है। ठीक है, तो भारत की जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो एक अंतर्राज्यीय प्रदेश का उदाहरण है। अमेरिका की जो टेनेसी घाटी परियोजना है वो भी एक अंतर्राज्यीय प्रदेश का उदाहरण है। और ध्यान रखना मेरे प्यारे लाडलो, एक सबसे बड़ी गजब की बात कि जो भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर ही आधारित है। पहले अमेरिका में टेनेसी नदी घाटी परियोजना बनी, उसी के आधार पर भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना किस परियोजना पर आधारित है? अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना और टेनेसी नदी घाटी परियोजना दोनों कैसी परियोजनाएं? अंतर्राज्यीय परियोजनाएं हैं दोनों की दोनों। अब उसके बाद हम बात करते हैं नियोजन प्रदेशों का पदानुक्रम। ठीक है, सामान्यतः नियोजन प्रदेशों को त्रिपदीय अथवा त्रिस्तरीय माना जाता है। जो नियोजन प्रदेश है उनको सामान्यतः त्रिस्तरीय या त्रिपदीय माना जाता है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है लघु या सूक्ष्म प्रदेश, दूसरा आ जाता है मध्यम प्रदेश और तीसरा आ जाता है स्थूल प्रदेश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लघु या सूक्ष्म प्रदेशों के बारे में, जिनको माइक्रो रीजन बोलते हैं। लघु या सूक्ष्म प्रदेश जिनको हम माइक्रो रीजन बोलते हैं, ये सबसे छोटा होता है, सबसे लघु होता है। इसमें कोई ना कोई विशेषता अलग होती है जिसका राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व होता है। ध्यान से सुनना, लघु या सूक्ष्म प्रदेश जिसको हम माइक्रो रीजन बोलते हैं, ये सबसे छोटा होता है।
पहली बात, ये सबसे छोटा होता है। इसमें कोई ना कोई एक ऐसी स्पेशल विशेषता होती है जो इसे अन्य बाकी के क्षेत्र से क्या बनाती है, अलग बनाती है। तो जो लघु प्रदेश होता है ना, ये बिल्कुल छोटे आकार का होता है और इसमें कोई एक ऐसी विशेषता होती है जो इसे बाकी का जो क्षेत्र है उससे अलग बनाती है, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे पंजाब कृषि विकास की असीम क्षमता होती है, झारखंड में खनन की विशेष क्षमता होती है। भाई झारखंड है वो क्या एक लघु प्रदेश है, तो झारखंड में क्या है, खनिज बहुत ज़्यादा है, तो खनन की क्रिया पूरे भारत से झारखंड को अलग बना रही है। पंजाब पंजाब एक लघु प्रदेश का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, पंजाब की मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, जो उसे पूरे भारत से अलग बना रही है। जम्मू कश्मीर पर्यटन के विकास में, भाई जम्मू कश्मीर पूरे भारत में हर किसी का जम्मू कश्मीर जाने का टारगेट होता है, यार जम्मू कश्मीर जाएं और घूम के आएँ वहाँ पर। स्पेशली गर्मियों में हर कोई जाना पसंद करता है जम्मू कश्मीर। तो जो जम्मू कश्मीर है वो क्या है, एक लघु प्रदेश का उदाहरण है जो उसे एक स्पेसिफिक बना रहा है, उसे एक अलग विशेषता दे रहा है। उसके बाद में हम मेसो रीजन पढ़ते हैं। माइक्रो रीजन, मेसो रीजन, मध्य स्तरीय प्रदेश, 2 या 2 से अधिक सूक्ष्म प्रदेश शामिल होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सूक्ष्म प्रदेश आपस में मिल जाते हैं तो उससे एक मध्यम स्तरीय प्रदेश का निर्माण होता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और सामान्य जीवन उच्च गुणवत्ता का होता है। ठीक है, जो मध्यम प्रदेश होता है उसकी आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन बहुत मजबूत होती है और सामान्य जीवन भी बहुत ही अच्छी उच्च गुणवत्ता का होता है। यहाँ पर मध्यम स्तरीय प्रदेश में प्राकृतिक अनुरूपता, समस्याओं की अनुरूपता या क्षमताओं के आधार पर लघु स्तरीय प्रदेशों को समाहित किया जाता है। मध्य स्तरीय प्रदेश में प्राकृतिक अनुरूपता होती है, समस्याओं की अनुरूपता होती है और क्षमताओं के आधार पर लघु स्तरीय प्रदेशों को इसमें समाहित किया जाता है। लास्ट में हम बात करते हैं स्थूल प्रदेश, जिसको मैक्रो रीजन बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक मध्य स्तरीय प्रदेशों के मिलने से स्थूल प्रदेश का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, 2 या 2 से अधिक माइक्रो रीजन मिलने से मेसो रीजन का निर्माण होता है। जब 2 या 2 से अधिक मेसो रीजन मिलते हैं तो उससे एक मैक्रो रीजन का निर्माण होता है, स्थूल प्रदेश का निर्माण होता है। ये तीनों स्तर के प्रदेशों का क्षेत्र व आकार का मानवीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह समय और देश के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जो स्थूल प्रदेश है वो समय और स्थिति और देश के अनुसार ये बदलता रहता है। प्रादेशिक इकाइयों का नियोजन के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व होता है। जो प्रादेशिक इकाइयाँ होती हैं इनका नियोजन के क्षेत्र में बहुत ही स्पेशल महत्व होता है। सबसे पहला, इनके माध्यम से स्थानिक परिस्थितियों को भली भांति समझा जा सकता है तथा स्थानीय समीक्षा सुगम हो जाती है। ऐसे प्रदेशों द्वारा स्थानिक संकुलता व इससे संबंधित परिघटनाओं को सही ढंग से परखा जा सकता है। ये दोनों फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इन प्रदेशों का स्थानिक संगठन से संबंधित प्रक्रमों के प्रबंध में विशेष स्थान होता है। ठीक है, इन प्रदेशों का स्थानिक संगठन से संबंधित प्रक्रमों के प्रबंधन का मतलब होता है उनको मैनेज करने में एक विशेष स्थान होता है। इन प्रदेशों के माध्यम से तीव्रता से परिवर्तित होती स्थानिक संकुलता को समझने में आसानी होती है। इन प्रदेशों की सर्वाधिक आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों की सामान्य जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु होती है। इन प्रदेशों की सर्वाधिक आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों के सामान्य जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी मेरे प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं विश्व को आज एक प्रादेशिक तंत्र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता क्यों है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा प्यारे साथियों, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी। और जो मैं ये लाइनें पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि विश्व को आज एक प्रादेशिक तंत्र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता क्यों है, कौन कौन से ऐसे रीजन हैं। पहला, प्रशासनिक सीमाएं इस प्रकार की जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ रही हैं। जो प्रशासनिक सीमाएं हैं वो ऐसी जिम्मेदारी निभाने में बिल्कुल असमर्थ हैं। संस्थागत ढांचे में क्रांतिकारी सुधारों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में परस्पर संबंधों में भी क्रांतिकारी बदलाव आया है। विश्व में उपनिवेशवाद के लगभग समाप्त हो जाने से गुलामी से स्वतंत्र हुए देशों के विकास कार्यों को नई दिशा प्रदान करने की आवश्यकता है। नए नए महानगरीय प्रदेशों की बढ़ती भरमार
से विश्व के सभी क्षेत्रों में नवीन स्थानिक परस्पर संबंधों में ने जन्म लिया है, जिसने क्षेत्रीय संदर्भ को ही बदल कर रख दिया है। ठीक है, ये चारों की चारों लाइनों को आपको अच्छे से थोड़ा याद करना है। यहाँ पर समझने का कुछ था नहीं, जहाँ पर समझने का मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, लेकिन जो कुछ याद करने का तो उसको तो भाई रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रटने का, रटोगे तो भाई दिमाग हिल जाएगा आपका। इन चीज़ों को रट नहीं सकते आप, कोई भी नहीं रट सकता इनको। इनको थोड़ा बार बार आप रिपीट करोगे ना, तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, उससे आप 100% बिल्कुल सही आंसर कर दोगे। उसके बाद में हम बात करते हैं विश्व के नियोजन प्रदेश का बदलता स्वरूप।